how much money is too much money for you? टर्म्स के हिसाब से लाइफ जीते हैं, अपने टर्म्स के हिसाब से आप टाइम देते हैं लोगों को, और अपने टाइम के हिसाब से ही आप अपना कम पैसे लगाकर भी आप एक बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। और इसकी एक और ब्यूटी है जो लोगों को ज़्यादातर नहीं, वो तो एक बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान। मगर आज की डेट में लाइफ के अंदर तो ओला भी है, स्विगी भी है, जोमेटो भी है, इंटरनेट भी है, नेटफ्लिक्स भी है, सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि आपने एक जगह साइन करे जहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आपने इंश्योरेंस कर रखा है तो कहीं ना कहीं उससे लोग बच सकते हैं और उसी पैनिक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर। तो इसीलिए अगर आप वेल्थ में एक बार पढ़ें, 3 महीने में एक बार पढ़ें कंपनी के बारे में, और इन्वेस्टमेंट्स को आप कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे लगता है एक बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उनसे पूछा कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। उन्होंने कहा कि यार मैंने ना बहुत लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। तो उन्होंने कहा कितने साल में आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था? वो कह रहे जब मैं 11 साल का था। बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी ना अगर वो लर्निंग पहले नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अभी ना रिसेंटली आपने सुना होगा इंटरनेशनल मार्केट में ना जो सिल्वर का रेट है वो $80 पार कर गया था, एक ही दिन में 10% चला गया। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। मैं हूं काव्या खंडेलवाल और आज हमारे साथ हैं विजय कौशिक जी, जो कि एक वेल्थ क्रिएशन कोच हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लीडर हैं, और आज आपको गाइड करेंगे हाउ टू मेक मनी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आप एक वेल्थ क्रिएशन कोच हैं, आपके लिए वेल्थ मनी क्या मायने रखते हैं, और हाउ मच मनी इज टू मच मनी फॉर यू? पहली बात तो कितने पैसे होने चाहिए एक वेल्थ के लिए? तो आपके पास इतना असेट हो जिसके ऊपर इतनी इनकम आए, उससे आप एक लग्जूरियस लाइफ या जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं वो आप अच्छी तरह जी पाए, इज कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ का मतलब है जो असेट से आपको इनकम आनी है और उस इनकम से आप एक लग्जूरियस लाइफ जी पाए, विच इज कॉल्ड अ वेल्थ। आपने देखा होगा और सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा होता है, या वो पैसा समझते हैं। तो लेकिन आपके हिसाब से वेल्थ का रियल मीनिंग क्या है बियॉन्ड मनी? जब आप अपने टर्म्स के हिसाब से लाइफ जीते हैं, अपने टर्म्स के हिसाब से आप टाइम देते हैं लोगों को, और अपने टाइम के हिसाब से ही आप अपना सारे डे प्लान करते हैं, लाइफ प्लान करते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ वेल्थ। और वो जब आती है जब आपके पास एक्चुअल में उतने पैसे हों कि आप अपनी टर्म्स पे काम कर पाए। अकॉर्डिंग टू यू, लोग क्या मिस्टेक करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम रिच? सबसे पहले ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का जो फोकस है ना वो रहता है अपने सिविल स्कोर सर्टिफिकेट पे। वो अपने अगर सिविल स्कोर सर्टिफिकेट को ही मेंटेन करते हैं और उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करते हैं, और इसका मतलब है आप लोन की तरफ जा रहे हैं। मगर अगर मैं बात बताऊं कि एचएनआईज क्या करते हैं या जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नेटवर्थ सर्टिफिकेट को मेंटेन करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अपने नेटवर्थ को मेंटेन करते हैं ना, तो हर साल जब उसको रिव्यू करते हैं तो यू थिंक अबाउट टू इंक्रीज इट, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इसकी वैल्यूएशंस कैसे बढ़ाएं। उनका नेटवर्थ सर्टिफिकेट पे ध्यान रहता है। मगर अगर मैं एम्बिशियस एचएनआईज की अगर मैं बात करूं तो उनका ध्यान सारा सिबिल स्कोर पे रहता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। लोग आजकल स्टॉक मार्केट के पीछे भाग रहे हैं कि हम स्टॉक में ही पैसा लगाएंगे तभी हम अमीर होंगे, हमारे पास पैसा बढ़ेगा। अ, लेकिन आपके हिसाब से अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएट करने के और क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट ही है, क्योंकि उसका मैं रीज़न बता देता हूँ और फिर बाकी तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात बताऊँ, यहाँ पे कम पैसे लगाकर भी आप एक बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। और इसकी एक और ब्यूटी है जो लोगों को ज़्यादातर नहीं पता, आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज ये है कि आप मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाएं, 10 लाख रुपए लगाएं, या हर महीने जो भी आपको पैसे लगाने लगाएं। द मोमेंट यू रीच एट 20 लाख रुपीज़, फिर वहाँ से आपको अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करना चाहिए। अब क्या होता है कि इंश्योरेंस तो आपको आपके पोर्टफोलियो को नीचे गिरने से बचाएगा, और उसके बाद आप जैसे जैसे नए हाई पे जाता है आपका पोर्टफोलियो, तो आप कहीं ना कहीं अगले माइलस्टोन्स अचीव करते जा रहे हैं, और फिर अपने जो डिजायर्ड लेवल्स हैं वेल्थ के, एचएनआई स्टेटस के या अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस के, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे और क्या तरीके हैं वेल्थ क्रिएट करने देखिए, के? इंडिया के अंदर कुछ जैसे सबसे पहले एफडी होता है, बट एफडी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पाएगा। रीजन इज दिस, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जो पब्लिक देख रही है, जो गवर्नमेंट रिलीज कर रही है ना, एक्चुअल में मैं उसे इन्फ्लेशन नहीं मानता। वो तो एक बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान। मगर आज की डेट में लाइफ के अंदर तो ओला भी है, स्विगी भी है, जोमेटो भी है, इंटरनेट भी है, नेटफ्लिक्स भी है, सब चीज़ें हैं। तो वो तो इन्फ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट ने ऐड ही नहीं करा होगा। तो बट कहीं ना कहीं वो सबकी लाइफ का एक पार्ट है।
तो पहली बात तो वो मेरे हिसाब से अगर आप उसके इन सब चीज़ों को काउंट करके अगर इन्फ्लेशन को देखेंगे तो ये 15% है और एफडी देगी 6-7%। तो आप तो कभी भी मतलब वो लेवल नहीं अचीव कर सकते। अब दूसरी बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड में। एक तो होता है कि भाई आप फिजिकल फॉर्म में खरीदें तो घर पे कितना रख लोगे। एग्जैक्टली। दूसरा होता है ईटीएफ फॉर्म में, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर्म, विच इज कॉल्ड वर्चुअल गोल्ड। हम्म। हाँ, इसको आप रख सकते हो, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन इसमें करना चाहिए, मगर इसका एक छोटा सा चैलेंज ये होता है कि इसके अंदर आपको ना कॉर्पोरेट एक्शंस की इनकम नहीं होती। कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब जैसे डिविडेंड आता है शेयर में, बोनसेस आते हैं, राइट इश्यूज आते हैं, इस टाइप की कोई इनकम नहीं होती। तो ये एक छोटा सा चैलेंज गोल्ड के साथ है। और तीसरे अगर मैं बात बताऊं तो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बट प्रॉपर्टीज़ ना अल्ट्रा एक्सपेंसिव होती हैं। तो आज की डेट में अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लें या रेजिडेंस के पर्पज से कोई भी प्रॉपर्टी ले तो वो बहुत ही अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है अगर कोई वेल्थ बनाने के बारे में सोच रहा है तो पहले अपने लिए एक अच्छा घर खरीद ले, उसके बारे में प्लान करें, और फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए उसको एक सर्टेन लेवल पहले पार करना पड़ेगा तब, क्योंकि उसकी ईएमआईज भी जाएंगी। तो आप ईएमआई जब तक भरोगे ठीक है, उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, मगर आपकी वेल्थ तो नहीं बनी ना, क्योंकि आपने काफ़ी बड़ा समय अपना उसमें लगा दिया। अब इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, जो ज़्यादा पॉपुलर भी है, काफ़ी लोग लगा भी रहे हैं, मगर उसमें एक चैलेंज मेरा जरूर पहले रिव्यू करना चाहिए। उसके साथ एक ही चैलेंज है, ये है कि मान लीजिए इंडिया के अंदर ना ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो टारगेट ओरिएंटेड कर रहे हैं। टारगेट ओरिएंटेड, किसी को बेटी की शादी करनी है, बेटे को इसको भेजना है कॉलेज में पढ़ाई के लिए या फर्दर एजुकेशन के लिए, या घर खरीदना है। अब मान के चलिए जिस साल उसकी बेटी की शादी है, अगर उसी साल मार्केट गिर गई तो भाई शादी तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड को जाके आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपने एक जगह साइन करे जहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फिर तो बंदा तो फंस गया। मान लीजिए कि किसी का बेटी का दिसंबर में शादी है और नवंबर में मार्केट गिर जाए, तो भाई वो तो फिर इधर का भी नहीं रहेगा और उधर का भी नहीं रहेगा, घर का ना घाट का। या तो इसीलिए स्टॉक मार्केट इसलिए एडवाइजेबल है। पहली बात, छोटे पैसे से पैसा लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस करा जा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट विद इक्विटी। व्हाट अबाउट एसआईपीज? एसआईपीज में मैंने बताया ना, जैसे म्यूचुअल फंड में लोग हर महीने पैसे तो लगा रहे हैं, तो किसी भी दिन अगर करेक्शन आ गया और उसी साल अगर आपके घर में मेजर इवेंट है, तो दोस्त आप बेटी की शादी के जैसे हमने एग्जांपल लिया, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। भाई एसआईपी वाले डाल तो स्टॉक मार्केट में ही रहे पैसा, वो फंड म्यूचुअल फंड ही है वो भी। मगर मेरे को ये लगता है कि अगर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करें बड़े टारगेट्स के लिए, तो और खुद इन्वेस्ट करें, तो आप उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप बच जाओगे बड़ी करेक्शन से। और कहीं ना कहीं वो जो करेक्शन आती है, मार्केट में गिरावट आती है, वो पैनिक नहीं, कहीं ना कहीं आपके लिए ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और जब वही अपॉर्चुनिटी, हम उसको वेल्थ ट्रिगर भी बोलते हैं, कि मार्केट तो गिरी, लोग तो पैनिक में बेच रहे हैं, मगर एक समझदार इन्वेस्टर उसी पैनिक में पैसा तो लगा रहा है, मगर वो अपना नहीं लगा रहा है। कारण ये है, मान के चलिए कुछ लोग मेरे को ना मिलते हैं, कहते हैं कि सर ये बॉटम मार्केट गिरी थी तो ये तो बॉटम मैंने भी पकड़ लिया था। मैंने कहा अच्छी बात है, मगर पैसे कितने लगाए थे उस बॉटम पे आपने? देखिए आप एक बात बताइए, किसी की 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी सैलरी है, वो कितने पैसे लगा देगा? हार्डली 1 लाख रुपये लगा देगा, 2, 5 लाख, 10 लाख लगा देगा। मगर अगर किसी ने इंश्योरेंस कर रखा है, तो वो तो इंश्योरेंस से पैसे लेगा। इंश्योरेंस कब काम करेगा? जब मार्केट गिरेगी। मार्केट जितना गिरेगी उसका 90% तो करेक्शन में आपको इंश्योरेंस ही पैसे दे देगा। आप वो पैसा उठा के लगा दो, क्योंकि लोग, अगर मैं चलो 2-5 लाख रुपए मार्केट में लगाएंगे भी, लाएंगे कहाँ से? अपनी सेविंग्स में लाएंगे, गोल्ड बेचेंगे, प्रॉपर्टी प्लेज करेंगे, कुछ तो करेंगे, या जो थोड़ा मोड़ा उनका एफडी होगा वो सब करेंगे। बट अगर आपने इंश्योरेंस कर रखा है तो कहीं ना कहीं उससे लोग बच सकते हैं और उसी पैनिक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एक्चुअल में वेल्थ बना सकते हैं। एक एग्जांपल भी देता हूं मैं। 2008 में ना अप्रॉक्सीमेटली 65% का करेक्शन था पीक से। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो 35 लाख रुपए रह जाएगा। लॉस कितना हो रहा है? 65 लाख रुपए का। 65 लाख रुपए की लॉस में अगर किसी के पास इंश्योरेंस है तो 55 लाख रुपए वापस आएंगे। तो 55 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, और उसके बाद उस गिरी हुई मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट है 90 लाख रुपीस, और वहां से मार्केट 10 गुना हो चुका है। तो आप 9 करोड़ के पोर्टफोलियो पे हैं, जिसमें आपने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया, बट स्ट्रैटेजिकली प्लान करा। जिस दिन वो ट्रिगर होगा, देखिए लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते हैं, उस इंश्योरेंस का कब काम आता है? जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका भी तब काम आएगा जब पोर्टफोलियो में मेजर डेंट आएगा, करेक्शन आएगी, तो वहां पे आपको कोई पैसे नहीं देने होते जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से जब मार्केट में करेक्शन आती है और पोर्टफोलियो में डेंट आता है, तो वो जितनी करेक्शन आती है उसका 90% आपको इंश्योरेंस से मिल जाएगा। उसको इन्वेस्ट करिए, और वहाँ से मार्केट तो देखिए
ऊपर ही जाती है लास्ट में, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जब तक आप उस गिरी हुई मार्केट में बड़ा पैसा डिप्लॉय नहीं करेंगे, जब तक आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। 100, 200, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको बड़ा डिप्लॉय करना पड़ेगा, और वो भी अपनी जेब से नहीं, स्ट्रैटेजिकली प्लान करके उस बॉटम पे जब आप डिप्लॉय करेंगे तो वेल्थ बनेगी। चलिए सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे या आते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन बहुत इंसाइटफुल था। राइट। शॉर्ट टर्म मनी वर्सेस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, और आपके हिसाब से हमें किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वेल्थ पे। रीजन इज दिस, अगर आप शॉर्ट टर्म मनी पे जाएंगे, आज मान लीजिए किसी बंदे ने कोई स्टॉक बाय करा, शेयर बाय करा, उसको प्रॉफिट भी हो गया, अब क्या करेगा वो? फिर अगला शेयर खरीदेगा, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे वो ट्रेड ही में ही रहेगा हमेशा। अगर वो हमेशा ट्रेड में रहेगा तो इसका मतलब है उसको 100% उसका सक्सेस रेट होना चाहिए, तो वो बड़ा पैसा बना पाएगा ट्रेड में, क्योंकि आप छोटे से प्रॉफिट में ही एग्जिट कर जाओगे। मगर वेल्थ में क्या होता है कि जब छोटी मोटी वोलेटिलिटी को आप अवॉइड करते हैं और आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ बैठते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस की नॉलेज है। ट्रेड के अंदर आपको बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और पैनिक होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि भैया ये प्रॉफिट आ रहा है, इसको बेच, या नीचे गिर गया तो भी बेच। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये बड़े लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए आप छोटी मोटी गिरावट में भी एग्जिट कर जाते हो, और जब छोटा मोटा राइज भी आता है तो भी आप उससे एग्जिट कर जाते हो। क्यों एग्जिट करते हो? आपको लगता है यार एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि मेरे को कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है, और अब ये दोबारा ना गिर जाए, तो वो बंदा 20% पे ही उसको बेच देता है, मगर बाद में देखता है कि वो तो बहुत भाग गया। तो जितना आप शॉर्ट टर्म पे फोकस करेंगे, उतना आप ट्रैप में फंसते रहेंगे, क्योंकि आपको ट्रेड मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, फोकस भी देना पड़ेगा। फोकस का मतलब है आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम का मतलब है आप कहीं और का टाइम यहाँ लगाएंगे ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टाइम तो वहीं से बोर होगा। तो इसीलिए अगर आप वेल्थ में एक बार पढ़ें, 3 महीने में एक बार पढ़ें कंपनी के बारे में, और इन्वेस्टमेंट्स को आप कंटिन्यू रखेंगे, तो मुझे लगता है एक बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। सर, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आप कई मिलियनर, बिलियनियर या फिर किसी एंटरप्रेन्योर से मिलते होंगे, तो आपके हिसाब से कोई उनमें एक ऐसा ट्रेड जो जेनजीज को आगे जाके इंस्पायर कर सके? आह, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि वो लोगों को जब भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करें जेनजीज, तो स्टार्टिंग में ना कुछ उन लोगों को चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। अब जैसे जैसे आज की डेट में जो भी वेल्थ है जिनके पास, अगर आप उनकी लाइफ को देखेंगे, चाहे वो उनके ग्रैंडफादर ने बनाई हो, फादर ने बनाई हो, या वो खुद भी बनाई हो, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ना वो लोग नैरो लेन में चले थे। नैरो लेन का मतलब है उन्होंने अर्ली स्टेज में कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा नहीं करा जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में होता है, और वो भी ईएमआईज पे। वो लोग बड़ी नैरो लेन में चलते हैं और अपना टारगेट सेट करके चलते हैं। जैसे मान के चलिए आपका टारगेट है 5 करोड़ का, 1 करोड़ का, जब तक वो नहीं अचीव हो जाता, जब तक आपको कोई ऐसा खर्चा नहीं करना कि भाई जो आपको कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में डाल दे, और फिर आप बस उसके लोन ही उतारते रह जाए। आज की डेट में आप लोग देखोगे भी कुछ कंट्रीज को ये बोला जाता है भाई ये तो मतलब ईएमआईज पे ही पूरी कंट्री चलती है। स्पेशली यूएस के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग, या कनाडा के बारे में, हर चीज़ लोन पे चल रही है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं हम भी इसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। एक स्टॉक है, और वो स्टॉक नहीं है, मैं उसको इंडेक्स बोलता हूँ हमेशा। स्टॉक आप यकीन नहीं मानेंगे, 2008-9 में ना 15 रुपए का था, आज वो 2000 रुपए के आसपास आ चुका है। मतलब बिग ऑलमोस्ट जंप। 100x का रिटर्न 15-16 साल में या 18 साल में। इतनी ज़बरदस्त रिटर्न कैसे आ गई? क्योंकि एफडी का पैसा तो 7-8 साल में डबल होता है, और वो 15 साल में तो 100 गुना रिटर्न हो गया। रीज़न इज दिस, ये कंपनी का क्या करती है, मैं पहले नाम बताता हूँ। ये कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व फंडिंग करती है होम अप्लाइंसेस को। होम अप्लाइंसेस कितने के आते हैं? 20-30-50 हज़ार के। अब मैं ये कहता हूँ ये ना स्टॉक नहीं है, ये एक इंडेक्स है जो हमें ये एक्चुअल में बता रहा है कि बॉस, ये लोग ना, जो मिडिल क्लास या आप एम्बिशियस एचएनआईज हैं, ये लोग ना 20 से 50 हज़ार की डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे, तभी तो उनको इन बेसिक चीज़ों के लिए भी, टीवी, फ्रिज या एसी के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। और इसका मतलब इसकी डिमांड है, तभी तो इसका शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने पूछा था कि भाई क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, स्टार्टिंग में जब तक आपके सर्टेन गोल्स ना अचीव हो जाएं, जब तक आपको इस टाइप के डेट ट्रैप्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद जब आपके लेवल्स अचीव हो जाएं, फिर आपको कोई बेसिक छोटे लोन की तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर कभी लोन लेना भी पड़े, हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट पे लीजिए, या एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लीजिए, तो आप एक्चुअल में वेल्थ ग्रो कर पाएंगे। या जिन रिच पीपल से आप डील करते हैं, एचएनआई से आप डील करते हैं, उनमें जो ट्रेड जो जेनजीज को अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, उन लोगों के लिए एक तो मैं सजेशन ज़रूर दूंगा, उन लोगों को अपना सिबिल स्कोर सर्टिफिकेट
फाड़ के फेंक दो, देखना ही नहीं है, लॉग इन ही नहीं करना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको जब देखते हो ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आता है कि बॉस यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट लोन। ट्रू। मगर अब एचएनआई क्या करता है, वो अपना नेटवर्थ सर्टिफिकेट देखता है, रेगुलर बेसिस पे देखता है, हर साल हर क्वार्टर में उसको अपग्रेड करता है, और जब वो 2-3 साल में उसको एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देखता है तो उसको लगता है कि यस यू आर गोइंग टू अचीव अ गुड वेल्थ। जब तक ये माइंडसेट का डिफरेंस नहीं आएगा, आप सिविल स्कोर से अच्छा अपना नेटवर्क सर्टिफिकेट एज अ मैनिफेस्टेशन के लिए लोग लगा लेते हैं ना काफ़ी चीज़ें, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस पर वो लगाइए अपना नेटवर्क सर्टिफिकेट। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए पुश करेगा। सर अब आपसे एक टिप चाहिए यंग पीपल लाइक मी हुआ बिलो 25, तो उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी सैलरी का एक मेजर पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपकी नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट वहां होगी। जो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बता रहा है आपको, उस पे नहीं करना, जिसमें आपका कन्विक्शन है। एक एग्जांपल के लिए, कोई ये ट्रिप नहीं है किसी के लिए भी, आपको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसको आपको लगता है कि हाँ विजय ये तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। एक एग्जांपल के लिए, क्या लगता है आपको फैशन इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी, स्पेशली फीमेल्स ब्यूटी ब्रांड्स? ऑब्वियसली मेकअप करना तो औरतें कभी बंद नहीं कर सकती। बंद भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारा ना अगर आप देखोगे ना, कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट पे पूरी कंट्री का फोकस है। एग्जैक्टली। अब वुमेन एम्पावरमेंट में फीमेल्स पढ़ भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, जॉब करेंगी तो आई एम श्योर फिर मेकअप मेकअप तो एक इट गोज विदाउट सेइंग, तो ये इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर आप इस टाइप से बिजनेसेस को रिव्यू कर सकते हैं तो मुझे लगता है आपको उसमें पैसे लगाने चाहिए जिसमें आपकी खुद की कन्विक्शन है। और जब ये कन्विक्शन आएगी और आपको लगता है कि भाई जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं या उस कंपनी से खरीद रहे हैं, तो फिर एक्चुअल में आप उस नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट कर पाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स अज्यूम देयर इज अ पर्सन हु जस्ट गॉट हिज और हर फर्स्ट सैलरी, तो उसको अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ क्या करना चाहिए? पहला इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इक्विटी से ही स्टार्ट करो, और इक्विटी में भी उस स्टॉक को, उस सेक्टर को आप सेलेक्ट करो जिसमें आपका कन्विक्शन है, आपकी नॉलेज है। अब ये नॉलेज कहाँ से आएगी भाई? पहला सेक्टर है, पहली जॉब है। पहली जॉब का मतलब है कि भाई जैसे मान के चलिए वो रियल स्टेट सेक्टर में उसको जॉब मिला। अब रियल स्टेट सेक्टर में वो अपना एक्सपीरियंस भी तो गेन करेगा, क्योंकि उसमें जॉब भी करेगा। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करे ना, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके इन्वेस्टमेंट करे अपनी सैलरी का मेजर पोर्शन, क्योंकि अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है। जितनी जल्दी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी जल्दी वेल्थ को वो अचीव कर पाएगा। जैसे वॉरेन बफे भी कहते हैं, उनसे पूछा गया आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? उन्होंने कहा कि यार मैंने ना बहुत लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। तो उन्होंने कहा कितने साल में, जो एंकर थे उन्होंने पूछा कितने साल में आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था? वो कह रहे जब मैं 11 साल का था। 11 साल में उनको रिग्रेट हो रहा है। अब आप ये देखो, तो जितना जल्दी चालू करें और जितना ज़्यादा बड़ा पैसा लगाएंगे उतनी बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। सर जब आप एचएनआईज के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं तो आप उनकी टॉप 3 मिस्टेक्स क्या देखते हैं वेल्थ क्रिएशन को लेकर के? देखिए, अगर वो लोग भी, जिनके पास मैंने कई बार देखा है बहुत बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी ना अगर वो लर्निंग पहले नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी तो नॉलेज होनी चाहिए तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर वो इन्फ्लुएंस होके पैसे लगा रहे हैं तो दोस्त फिर वो ज़्यादातर वहीं का वहीं रहते हैं, और इसीलिए फिर वो भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और डिस्ट्रैक्टेड के बाद फिर वो जो एक्चुअल में नेक्स्ट माइलस्टोन है वो अचीव नहीं कर पाते। सर आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन गोल्ड और सिल्वर की रैली चल ही रही है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन आई थिंक ऊपर तो ज़्यादा ही जा रहा है। करेक्ट। तो एचएनआईज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्या टारगेट है एचएनआईज के? देखिए, मैं अगर एचएनआईज की अप्रोच के बारे में बोलूँ तो वैसे तो मैं अगर फंडामेंटल के बारे में बोलूँ तो कहीं ना कहीं सिल्वर की तो डिमांड बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ ही रही है, मगर एचएनआईज का इसका टारगेट सेट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जनरली आप देखते होंगे कहीं ना कहीं हर बंदा इसको टारगेट ही बता रहा है, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 20 लाख कह रहा है, वटेवर, जितना मर्जी जाएगा, मगर एक्चुअल में किसी को नहीं पता ये कहाँ पर कितना कब तक जाएगा। बट एचएनआई क्या करता है, जैसे जैसे सिल्वर और गोल्ड नए पीक पे जाते हैं, नई एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वो तुरंत उसका इंश्योरेंस खरीद लेता है। अब इसका फायदा क्या होगा, आप नए पीक पे चले गए, आपने उसका इंश्योरेंस कर दिया, अगर ये यहां से गिरा तो इंश्योरेंस आपको बचा लेगा। ट्रू।
तो इस तरीके से HNIs काम करते हैं, जैसे जैसे वो नए पीक पे जाएगा आपको वो बचाता हुआ जाएगा। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री में ना गोल्ड इससे पहले भी इससे बढ़िया मूव दे चुका है, लोग तो आज देख रहे हैं, मगर जब हिस्टोरिकली कॉमिक्स के चार्ट पे इसको देखा जाएगा ना, तो $100 से गोल्ड का भाव $875 हो गया था, मतलब कुछ ही महीनों में, मतलब आई थिंक 2 साल के आसपास। अब आप ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 9x, अभी तो 3-4x हुआ है, 9x रिटर्न क्या कोई अफोर्ड कर पाएगा? मतलब उसको तो लगेगा यार तू तो 7वें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि इतनी जल्दी 9x कैपिटल ग्रो हो जाना, और वो भी बिल्कुल रैपिड ग्रोथ थी उसके अंदर। अब हुआ क्या, लोगों ने तो 9x का रिटर्न तो देख लिया, $875 100 से गया था, मगर किसी ने कुछ भी नहीं एक्शन लिया। उस वक्त खुश तो बहुत हुए, मगर फिर वो करेक्ट होके वहीं पे आ गया, अप्रॉक्सीमेटली $250 आ गया था। तो किसी ने वो पीक गया था वहां पे, उसका तो कोई एडवांटेज ही नहीं लिया। हाँ, नोशनल प्रॉफिट हो रहा था, सब खुश तो हो रहे थे, मगर अब वो दुखी भी हो रहे। क्यों? 875 पे कुछ नहीं करा, आज $250 पे है। तो एक्शन क्या लेना है? जैसे जैसे नया पीक बने गोल्ड में या सिल्वर में, उसका आप इंश्योरेंस करते रहिए। और साथ ही साथ इसका मैं रीजन भी बताता हूँ। देखिए, इक्विटी जो स्टॉक मार्केट होती है ना, उसमें 2 चीज़ों का एडिशनल एडवांटेज होता है। पहला, एक तो मैनेजमेंट है जिससे हम बात कर सकते हैं। दूसरा, हम बैलेंस शीट को रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का जैसे रिजल्ट आता है हर 3 महीने में आप उसको रिव्यू करते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मगर गोल्ड और सिल्वर में ना कोई मैनेजमेंट होता जिससे बात करोगे, और ना ही कोई बैलेंस शीट होती जिसको आप रिव्यू करोगे, तो आप एनालिसिस कैसे करोगे? अब गोल्ड और सिल्वर ग्लोबल डिमांड पे चलते हैं। ग्लोबल डिमांड के लिए आपके पास सोर्स क्या है? मैं इन्वेस्टर से पूछना चाहता हूँ, रिटेलर से पूछना चाहता हूँ, जो आज का भाग भाग के खरीद रहे हैं, आप किस बेसिस पे खरीद रहे हैं? उस न्यूज पे खरीद रहे हैं जो आपको दी गई है। आपको जब तक आप अर्ली स्टेज में उस न्यूज को यूज करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप एक्चुअल में वेल्थ नहीं बना सकते। देखिए, जैसे मान लीजिए आज अनाउंसमेंट हो आपके ऑफिस के बाहर से मेट्रो जाने वाली है, तो प्रॉपर्टी का रेट अब धीरे धीरे बढ़ेगा। जब आ जाएगी तब नहीं खरीदना, आज खरीदना। जब अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ लोगों को कैसे थोड़ा सा ट्रैप भी करा गया। अभी ना रिसेंटली आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मार्केट में ना जो सिल्वर का रेट है वो $80 पार कर गया था। एक ही दिन में 10% चला गया। और उसी दिन हमें ये न्यूज़ क्यों बताई गई, भाई एक ऐसी गाड़ी बन रही है जिसमें ऐसी बैटरी लगी हुई है जिसमें 1 किलो सिल्वर लगेगा, 900 किलोमीटर सिंगल चार्ज जाएगी, 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी। मुझे ये तब क्यों नहीं बताया गया जब सिल्वर $30, $35, $40 थी? भाई एक्चुअल में अगर आप हमारा भला चाहते हो, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, तो आप या तो वहां पर पकड़ो या कोई हमें वहां पे इस इंफॉर्मेशन को दे, तो मैं इसका बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊंगा। मगर दोस्त, मुझे तो वहां पे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो उस दिन बता रहे हैं जब वो पीक पे चला गया, और किसी ने तो खरीदा ही होगा तभी तो इतना राइज आया है एक ही दिन में। और किसी बंदे ने तो शायद $80 के ऊपर भी खरीदा होगा। आज देखिए करेक्शन आई है उसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है, इसके लिए एक नॉलेज की ज़रूरत है। इस टाइप की नॉलेज जो मिलेगी वो आपको बहुत ही महंगे सोर्सेज से मिलती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो ऐसे इस टाइप के वो देते हैं, न्यूज़ देते हैं। बट मेरा एक और सवाल है, क्या आप उस न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हो? तो फिर अपना इंटेलिजेंस काम आता है उस न्यूज़ के बेस पे। फिर आप इंश्योरेंस करते रहो उस इंटेलिजेंस के बेस पे, उसी इन्वेस्टमेंट में बने रहो, तो आपकी वेल्थ बनेगी। अब इसीलिए ना खरीदिए कि बस सिल्वर का प्राइस भाग रहा है और 4 न्यूज़ शॉर्ट्स में से देख ली, और उसके बेसिस पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्त, बहुत रिस्क है। As we are heading towards end now, Yeah. let's have a quick rapid fire Sure. round. तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक ऐसी बुक जो हर इन्वेस्टर को या एक HNI को जरूर पढ़नी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस, ओके। अपना खुद का भी तो एक्सपीरियंस होता है सबका, पहले उसके बेसिस पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे। इक्विटी या रियल एस्टेट फॉर बिगनर्स? इक्विटी। लमसम या SIP? SIPs। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के बट लिए मैं वन। एक चीज, सॉरी, ओके। SIPs इक्विटी में आप खुद अपना पैसा हर महीने लगाते रहिए। मैं म्यूचुअल फंड को एडवाइज नहीं करता हूँ। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए वन लाइन एडवाइस फ्रॉम योर साइड? फर्स्ट टाइम के लिए मैं यही कहूँगा कि बॉस अपनी सैलरी का मेजर पोर्शन डिप्लॉय करना चालू करो, और उस सेक्टर में पैसे लगाओ जिसकी आपको नॉलेज है या जिसमें आपने करियर चालू करा है, वहाँ से अपनी आपको जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज विजय कौशिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि हमें सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए और हमारे लिए बेस्ट क्या है। आई होप इनके इनसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। विजय कौशिक जी एक वेल्थ क्रिएशन कोच है, हेल्थ क्रिएशन नहीं, वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की हमारी हेल्थ। ट्रू। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।